हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित गर्ग और आप सभी का स्वागत है कैल्विन कॉमर्स में। बच्चों, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो। टॉपिक है हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, जो सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। आई होप आपने सारी वीडियो को ध्यान से देखा हो, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं, एक असर्शन और एक रीजन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं या नहीं। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो रीजन में स्टेटमेंट दे रखी है क्या वो असर्शन का वैलिड रीजन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं असर्शन में क्या स्टेटमेंट है। पर्सनल बायस कैन बी रिफ्लेक्ट इन द रेशियो एनालिसिस। होता क्या है ये पर्सनल बायस, मतलब पर्सनल ओपिनियन। बच्चों, क्लास 11th में अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस आपको पढ़ाई गई थी, उसमें से एक लिमिटेशन ये भी थी, पर्सनल बायस। अकाउंटिंग इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस, पर्सनल ओपिनियन। मुझे क्या लगता है, क्या इससे मेरे अकाउंट पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है मेरी मशीनरी 5 साल चलेगी, तो मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन 5 साल के बेस पे करूंगा। मुझे लगता है मेरी मशीन 10 साल चल जाएगी, तो मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन 10 साल के बेस पे करूंगा। मुझे लगता है कि मेरा डेटर पैसे नहीं देगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बेसिस पर मैं अपनी बुकों में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूंगा। और मुझे लगता है कि मेरा डेटर मुझे पैसे दे देगा, तो फिर मैं ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो बच्चों, मुझे क्या लगता है, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे पर्सनल ओपिनियन से है। तो हमारा पर्सनल ओपिनियन हमारे अकाउंट को इफेक्ट करता है, और अकाउंटिंग के बेस पर तो अकाउंटिंग रेशो है, अकाउंटिंग के बेस पर ही तो अकाउंटिंग रेशो है। तो अगर अकाउंटिंग ही हमारी पर्सनल बायस से अफेक्ट हो रही है, तो फिर रेशो भी तो पर्सनल बायस से अफेक्ट होगी। तो क्या रेशो एनालिसिस पर्सनली बायस्ड होता है या नहीं? जी बिल्कुल होता है। हमें क्या लगता है, उससे हमारे अकाउंटिंग डेटा तैयार होते हैं, और अकाउंटिंग डेटा से अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस होता है। तो अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस इज डायरेक्टली अफेक्टेड या रिफ्लेक्टेड बाय पर्सनल बायस। तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल ठीक कह रही है। डिफरेंट ओपिनियन में इंटरप्रेट द सेम रेशो इन डिफरेंट वे विच अफेक्ट इट्स ट्रस्टेबिलिटी। अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन दोनों का मैच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। भाई मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, तो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग ओपिनियन देते हैं। कोई एक्सपर्ट कुछ कह रहा है, कोई एक्सपर्ट कुछ कह रहा है, किसकी सुने। एक आम इंसान जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो अलग अलग एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को जब देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। तो बच्चों, ऐसे में ट्रस्ट एबिलिटी जो होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट ओपिनियन में एनालाइज या इंटरप्रेट द सेम रेशो, एक ही रेशो को डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंटली एक्सप्लेन करते हैं या डिफरेंट जज करते हैं, विच अफेक्ट द इट्स ट्रस्ट एबिलिटी। सही बात है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट मुझे तो ठीक लग रही है। तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि हमारे जो पर्सनल ओपिनियंस हैं उनकी वजह से हमारे एनालिसिस पर असर आता है, हमारे एनालिसिस पर उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और डिफरेंट ओपिनियन की वजह से ट्रस्ट एबिलिटी पर असर आता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बच्चों, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, पहला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक है जी, आंसर चेक करते हैं। आंसर इज ए। क्यों नहीं पढ़ना भाई? क्योंकि देखो भाई, आर इज नॉट यहाँ पे गलत हो गया, ये फॉल्स बता रहा है, ये इसे फॉल्स बता रहा है। मैं तो दोनों को स्टेटमेंट को ठीक बोल रहा हूँ। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शंस स्टेटमेंट, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर नॉट कंसिडर एज अ क्विक असेट्स। बच्चों, क्विक असेट्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है वो देखो जरा। क्विक असेट्स इज इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस।
ये होता है जी आपका क्विक असेट्स का फॉर्मूला। होती क्या है क्विक असेट्स? क्विक वो असेट्स जिसको मैं जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लूं, ऐसी असेट्स को, ऐसी करंट असेट्स को क्विक असेट्स कहते हैं। वो करंट असेट्स जिसको मैं जल्दी से जल्दी एकदम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकूं, ऐसी असेट्स को क्विक असेट्स कहते हैं। तो इन दोनों को हटाया क्यों? माइनस करने का मतलब इनको मैंने हटा दिया। करंट असेट्स में से मैंने इन्वेंट्री को हटा दिया, मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दिया, बाकी सारी करंट असेट्स को मैंने अपने पास रखा। तो हटाया क्यों? क्योंकि बच्चों ये क्विक असेट्स नहीं होती, इनको एकदम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता, हम ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ क्विक असेट। इन्हें हम क्विक असेट्स नहीं मानते, इसलिए इन्हें यहां से हटा दिया। इन्वेंट्री टेक्स सम टाइम बिफोर इट्स कन्वर्टेड इनटू कैश, व्हाइल प्रीपेड एक्सपेंस कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश। भाई प्रीपेड एक्सपेंस कैश में कन्वर्ट नहीं होता, और इन्वेंट्री को भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इन्वेंट्री टेक्स सम टाइम, नहीं बच्चों, थोड़ा ज़्यादा टाइम, सम मोर टाइम्स। ठीक है जी। इन्वेंट्री को एकदम कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, और प्रीपेड एक्सपेंस को तो कैश में कन्वर्ट करा ही नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते? लेट सपोज मैंने अपने इंश्योरेंस की पेमेंट, आने वाले 2 साल का इंश्योरेंस मैंने एक साथ पे कर दिया। अब बताओ, क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी से अपना पैसा वापस ले सकता हूँ? नहीं ले सकता ना। क्या मैं अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम मुझे वापस मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो स्टेटमेंट आपका रीजन गलत है, लेकिन असर्शन आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो बोथ वाला स्टेटमेंट तो नहीं आएगा। असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, बट द रीजन इज फॉल्स। तो आपका आंसर होना चाहिए, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है तो पहले उसी की बात कर लें। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड, ये इसका फॉर्मूला है। ये कह रहा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। अगर मैं अपने शेयर को बढ़ा दूं, अगर मैं अपने शेयर होल्डर फंड को बढ़ा दूं या शेयर को बढ़ा दूं, तो मेरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा। ये ऐसा कहना चाहता है। चलो चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा। लेट सपोज ये 4 लाख रुपए है और ये 1 लाख रुपए है। तो बताइए आपकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या आ रही है? आपकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ रही है 4:1। अभी फिलहाल ये आ रही है। चलिए इस बार इस 1 लाख को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। इसने शेयर को बढ़ाने की बात करी है, इसने कहा शेयर को थोड़ा बढ़ा के देखो, मतलब इस 1 लाख की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा के देखो। ये 4 लाख रुपए है और इसको मैं 1 लाख से बढ़ाकर चलो 2 लाख करके देखता हूं क्या होता है। मेरी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ गई 2:1। बताओ क्या मेरी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ गई क्या? अगर मैं अपने शेयर को बढ़ा दूं तो क्या उससे मेरी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ये तो कम हो रही है। तो भैया फिर तो स्टेटमेंट गलत है ये। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे बढ़ती है? जब डेब्ट बढ़ता है, डेब्ट के बढ़ने से रेशियो बढ़ती है, डेब्ट के गिरने से रेशियो गिरती है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर विल इंक्रीज द शेयर होल्डर फंड। मैं जब शेयर इशू करता हूं तो मेरा शेयर होल्डर फंड क्या होता है? बढ़ जाता है। सही कह रहा है, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। बट द लॉन्ग टर्म डेब्ट विल रिमेन द सेम। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी वैसी की वैसी रहती है। जब मैं शेयर इशू करता हूं तो मेरा शेयर होल्डर फंड बढ़ जाता है, लेकिन मेरी नॉन करंट लायबिलिटी वैसी की वैसी रहती है। सही है, आप देख भी सकते हो एग्जाम्पल पे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। आंसर होना चाहिए हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 4, करंट रेशियो इज कंप्यूटेड। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो मैं पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूं जी। करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है बच्चों करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये छोटा सा फॉर्मूला है करंट रेशियो का। करंट रेशियो इज कंप्यूटेड टू एक्सएस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन।
सही बात है बच्चों। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की होती है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, अभी जो पीछे की थी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो ये दिखाती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को, तभी तो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे वहां पे। करंट रेशो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में है, मतलब करंट का मतलब शॉर्ट टर्म, वो रेशो जो शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के बारे में बात करें तो इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात कर रही है। तो करंट रेशो क्या चेक कर रही है भाई? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। करंट रेशो एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन, ये क्या यहां से आ गया, ये तो गलत है भाई। करंट रेशो क्या एक्सप्लेन करती है? रिलेशन किसके बीच में? इन दो चीजों के बीच में। करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का रिलेशन बताती है। ये तो लॉन्ग टर्म एसेट लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए था इसे? यहाँ पे लिखना चाहिए था करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट लिखना चाहिए था, इसने लॉन्ग टर्म लिख के गलती कर दी। एंड करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो देखिए भाई, असर्शन स्टेटमेंट ठीक है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। तो इस तरीके से आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।